नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए थे जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड थे। अगर आपने वो MCQ नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल वो साबित हो सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में। आज भी दोस्तों हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आए हैं जो कि बेस्ड होंगे पोटेंशियल पर। मैकेनिक्स का एक टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर इससे बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज है टॉपिक पोटेंशियल और देखिए पहला क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस आर गिवन बाय। आपको डायमेंशन निकालनी है पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस की। पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर उस पॉइंट तक लाने में किया गया जो वर्क होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल को हम कैसे दिखाते हैं, V बराबर होता है W/Q। ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर किसी पॉइंट में, अब जिस पॉइंट में लाएंगे उसी पॉइंट का ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। तो उसमें लाने में किया गया वर्क ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि हमें निकालनी है पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, यानी कि हमें निकालनी है V/D की वैल्यू। ठीक है ना, V/D की डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा W/Q इंटू D की डायमेंशन आपको दोस्तों निकालनी है। ठीक है, आपको पोटेंशियल की आपको डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, उसको आपको D की डायमेंशन से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बताइए जो वर्क होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप कहें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई फोर्स की यूनिट आपको पता है, D से D कट जाएगा। फोर्स की यूनिट क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, जो Q है ये आपका चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, लेकिन यहाँ पर कूलाम में नहीं दे रखा। Q बराबर होता है I इंटू टी। ठीक है, व्हाट इज I, दैट इज करंट। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक, अब दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा भाई kg मीटर और एम्पियर -1 और सेकेंड की पावर -3। ठीक है, अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा भाई mL/A-1 T-3। ठीक है ना भाई, kg की m होती है, मीटर की L होती है, A-1 T-3। तो mLA-1 T-3, mLA-1 T-3 यानी कि A वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, mLA-1 T-3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय द कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र। कौन सी जो धारा है, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट है या फिर डायरेक्ट करंट है, इनमें से कौन सी ब्लॉक्ड की जाती है कैपेसिटर से। ठीक, AC DC, बोथ AC DC या फिर नाइदर AC नॉट DC। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है DC। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँ, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, DC। यानी कि जो एक आपका कैपेसिटर है वो DC को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है, जबकि AC को वो क्या करता है, इजीली पास होने देता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है दोस्तों कैपेसिटिव रेसिस्टेंस। कैपेसिटिव रेसिस्टेंस को हम दिखाते हैं XC से, जिसकी जो वैल्यू होती है 1/ωc के बराबर होती है। ठीक है ना, अब ओमेगा यानी इसकी वैल्यू होती है 2π × F और C। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, देखिए दोस्तों, कि ये आपका जो कैपेसिटिव रेसिस्टेंस होता है वो आपका दोस्तों किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब ये दोस्तों DC होता है तो DC के लिए ये आपकी इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की 0 क्या होती है, 0 होती है। तो उस केस में क्या होगा कि भाई जो कैपेसिटिव रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि रेसिस्टेंस अगर आपका इनफाइनाइट हो गया, तो ऑफकोर्स वो क्या करेगा, DC को अपने से पास नहीं होने देगा, यानी कि उसको क्या कर देगा, वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है, कैपेसिटिव रेसिस्टेंस। ठीक है, जबकि जो F की वैल्यू AC के लिए क्या होती है, काफ़ी आपकी, हम कह सकते हैं इट इज़ वेरी स्मॉल फॉर AC। ठीक है ना, और यानी कि मतलब जो F की वैल्यू दोस्तों इसमें ज़्यादा होती है, तो ये जो XC होता है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, काफ़ी स्मॉल हो जाती है AC के लिए। तो कैपेसिटिव रेसिस्टेंस अगर आपका कम हो गया तो वो AC को क्या करेगा, अलाउ करेगा। ठीक है, अब AC की तो आपकी फ्रिक्वेंसी हमेशा क्या होती है, ज़्यादा ही होती है। तो AC की अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो XC की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों कि जो DC है, DC को
क्या करता है कि जो आपका कैपेसिटर है वो हमेशा क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसका कारण कौन है, कैपेसिटिव रेसिस्टेंस। क्यों, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, तो कैपेसिटिव रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस कारण से जो आपकी जो डीसी है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। जबकि एसी को क्या होती है, स्मूथ पासिंग होती है, एसी इसमें आसानी से क्या हो जाती है, पास हो जाती है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कॉपर स्फीयर ऑफ सेम रेडियस, वन सॉलिड एंड वन अदर hollow are charged at the same to the same potential which will have the more charge। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से कि भाई टू कॉपर स्फीयर हैं जिनकी सेम रेडियस है, वो एक सॉलिड है अदर हॉलो है, आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल विच विल हैव मोर चार्ज। आपको बताना है कि इनमें से किसमें ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है। अब आप दोस्तों ध्यान से देखिए कि जब जो चार्ज होता है वो आपका कहाँ रिसाइड करता है, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। जो भी आपका कंडक्टर होता है इसकी सरफेस पर ही जो चार्ज होता है वो रिसाइड करता है, ठीक है। और जो यहाँ पर आपके जो दोस्तों जो दो कॉपर स्फीयर हैं इनको हम क्या मान सकते हैं, कंडक्टर की भांति मान सकते हैं, क्योंकि कॉपर के बने हुए हैं, ठीक है। तो भाई जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऑन द सरफेस ऑफ बोथ स्फीयर। मान लेते हैं प्लस है, ठीक, ये इनकी क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इनकी सरफेस पर, ठीक है। अब ऐसे जैसा कि हम जानते हैं कि भाई जो फॉर्मूला होता है V का, यानी कि जो V बराबर यानी कि जो पोटेंशियल होता है सरफेस का वो होता है 1/4πε0 Q/R, होता ही नहीं होता है, ठीक है। और भैया आपसे साफ साफ कह रखा है कि जो बोथ स्फीयर है, देखिए यहाँ पर साफ साफ आपसे कह रखा है कि जो बोथ स्फीयर हैं उनकी रेडियस आपकी सेम है, ठीक है, उनकी रेडियस सेम है और पोटेंशियल भी दोस्तों दोनों को सेम दिया गया है, ठीक है। रेडियस भी जब सेम हो गई, पोटेंशियल भी सेम हो गया, तो भाई उनमें जो चार्ज होगा वो भी तो दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना। तो भाई यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर है, भाई V दोनों का सेम है। देखिए 1/4πε0 मान लेते हैं, एक वाले का Q1 चार्ज है, रेडियस R है, तो दूसरे का क्या होगा, पोटेंशियल सेम है, 1/4πε0 मान लेते हैं Q2 चार्ज है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, Q1 बराबर Q2 आ जाएगा, ठीक है। या दोनों को बराबर रख दो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि भाई Q1 बराबर क्या आ गया, Q2 आ गया, ठीक। तो समझे इसका मतलब क्या है कि भाई जो टू कॉपर स्फीयर है सेम रेडियस है, ठीक, एक सॉलिड हो एक अदर हॉलो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको चार्ज टू द सेम पोटेंशियल विच विल हैव मोर चार्ज, आपको बताना है कि किस में ज़्यादा चार्ज होगा। तो दोस्तों ये आपके कंडक्टर हैं, कंडक्टर में आपका क्या होता है कि जो आपका जो चार्ज होता है वो रिसाइड करता है सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, तो ये चार्ज होगा जो भी होगा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब आपको दोस्तों डेफिनेशन पता है, V बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/R, दोनों की रेडियस आपको सेम दे रखी है, पोटेंशियल भी दोनों को सेम दिया गया है, यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। रेडियस भी सेम है और पोटेंशियल भी सेम है, तो भाई सीधे सीधे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर से सीधा फॉर्मूला हो जाएगा भाई, क्या फॉर्मूला से यहाँ पर से क्या निकल जाएगा भाई, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं दोस्तों आपको और बता दूं कि दिस इज़ द पोटेंशियल एट द सरफेस, ठीक है। जो यहाँ पर ये R हम ले रहे हैं 1/4πε0 Q/R की जो हम वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पर हम जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एट द सरफेस। बार बार मैं इस चीज़ को थोड़ा सा बताना भूल गया था बार बार, तो मैं आपको बता दूँ दिस इज़ द पोटेंशियल एट द सरफेस, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड आर पुट इन अ सीरीज अक्रॉस 120 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको किस तरह से करेंगे, देखिए आपको पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, दो कैपेसिटर हैं, ठीक है, जिनका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड, और आपने इनको सीरीज़ में जोड़ा है। तो कैसे जोड़ते हैं, आई होप कि आपको आता होगा। ये आपके दो कैपेसिटर हैं, ठीक है, और इनको आपने दोस्तों किस में जोड़ा है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, ठीक, इस तरह से ये, ठीक। ये आपका 6 माइक्रोफेरेड है, ये आपका 4 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। और आपने दोस्तों क्या किया है, आर पुट इन अ सीरीज़, और इनके बीच में दोस्तों जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया है वो आपने कितना लगाया है, यहाँ पर से इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, ये हो जाएगा ये, ठीक है। ये दोस्तों आपने कितना लगाया है, 120 वोल्ट, ठीक है,
120 वोल्ट का इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये ठीक, ये आपको दे रखा है। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि भाई जो 4 माइक्रोफेरेड वाला जो आपका जो कैपेसिटर है वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इससे पास होने वाला चार्ज होगा, क्योंकि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है तो इनसे पास होने वाला जो चार्ज होगा वो सेम होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें इस चार्ज की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। अब ये चार्ज की वैल्यू कैसे निकलेगी दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, इनका जो ये दोस्तों आपके क्या है सीरीज़ में निकले हुए हैं, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सी की वैल्यू, नेट वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब दोस्तों आपको पता है कि ये दोनों के दोनों सीरीज़ में है, तो भाई कैसे निकलता है। ठीक, ये मान लेते हैं C1 बराबर कितना है 6 और C2 बराबर मान लेते हैं 4। तो भाई सी नेट कैसे निकलेगा, इन दोनों का जो नेट आपका कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा कि भाई कैसे निकाला जाता है, 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है ना, क्योंकि ये आपका क्या है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, तो 1/6 प्लस 1/4 बराबर हो जाएगा कितना, C बराबर हो जाएगा 6 चौको 24/10, यानी कि आपका कितना आ गया 2.4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये दोस्तों आपका आ गया नेट कैपेसिटेंस। ठीक, तो आपको क्या निकालनी है, करंट। ठीक, तो आप करंट का जो दोस्तों आपको क्या निकालना है, Q, यानी कि आपको चार्ज निकालना है। भाई Q का फॉर्मूला क्या होता है, भाई ये होता है C × V। ठीक है, अब दोस्तों जो Q है, Q के मतलब यानी कि यहाँ पर जो Q हमारा जो निकल रहा है उसकी वैल्यू को निकालने के लिए हमें C की वैल्यू यहाँ पर क्या चाहिए होगी, C की वैल्यू का मतलब C नेट और इनके बीच में जो आपका पोटेंशियल लगा हुआ है। C नेट अभी हमने निकाला कितना 2.4 और वोल्टेज आपका कितना है दोस्तों, वो है 120। यहाँ पर आपको साफ साफ दे रखा है कि जो आपका इसके बीच का जो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाया गया है वो आपका क्या निकाला गया है, पुट इन द सीरीज अक्रॉस द 120 V वोल्ट आपकी बैटरी इसमें लगाई गई है। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करिए, 12 चौको होता है 48, 12 दूनी 24 और 4 28। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा भाई कितना आ जाएगा 288 समथिंग। ठीक है ना, 288 समथिंग, और कितने किस में आएगा देखिए, ये आपका माइक्रो में। ठीक है, तो ये जो Q होता है, Q की जो यूनिट होती है किस में होती है, कूलाम में। तो एक्चुअली आ जाएगा देखिए 288.0 और इसको क्या लिखेंगे 288.0 माइक्रो कूलाम में लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या निकालना है, देखिए यहाँ से जो ये चार्ज जा रहा है इससे भी वही गुजरेगा, इससे भी वही गुजरेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसका निकालना है। तो इसका कैसे निकालते हैं, बस आपको सिंपल, अब आपको पता है कि भाई इसका आपको कैपेसिटेंस पता है कितना है 4 माइक्रोफेरेड, और इससे गुजरने वाला चार्ज भी आपको पता है वो कितना है, जो कि अभी हमने निकाला कितना निकाला भाई, हमने निकाला था 288 माइक्रोकूलम। ये ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इससे इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी आसानी से निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस चार्ज। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर होता है C × V। तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/C। यहाँ पर C की जगह पे क्या आएगा, C2 आएगा। ओके, तो बस अब आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा भाई Q की जो वैल्यू है 288 डिवाइडेड बाई C2, यानी कि आपका कितना हो गया 4। ठीक, तो भाई 4 सत्ते होता है 28, 4 दूनी 8, यानी कि 72 वोल्ट। ओके, तो इस तरह से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 वोल्ट। आई होप कि आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। प्रोसेस में आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका जो ये C1 और C2 हैं, क्योंकि ये आपके किस में जुड़े हुए हैं, ये आपके सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो आपको इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस यानी कि नेट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो नेट कैपेसिटेंस अगर आपको एक बार मिल गया तो फिर उसके बाद आप क्या करिए दोस्तों, चार्ज की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको जो वोल्टेज है वो दी हुई है, वोल्टेज जो Q बराबर होता है C × V। तो यहाँ से आप Q मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है जो Q है वो इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, Q मिल गया और आपको यहाँ पर V भी मिला हुआ है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, Q और जब C आपको मिला हुआ है तो आप V आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही दोस्तों इसकी प्रोसेस होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 72 वोल्ट। इसी तरह से अगर आपको बोलता कि भाई 6 माइक्रोफेरेड, इसमें कितना होता, इसमें होता भाई Q बराबर C1 × V। तो V
इसको या हाँ जो भी आप मान लें C1 इंटू V1, क्योंकि इसमें V2 मान लीजिए कोई, क्योंकि इसका अलग निकला, तो भाई इसका कितना हो जाता Q1 अपॉन C1 हो जाता, या मतलब सॉरी Q अपॉन C1 हो जाता। ठीक है, तो भाई Q आपका कितना निकला है, ये निकला है 288 और C1 यानी कि आपका कितना है 6। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 चौको 24 और यहाँ पर कितना आएगा 4, तो 6 48। ठीक, तो 48 वोल्ट अक्रॉस 6 माइक्रोफेरेड। ठीक, और इसके बीच में कितना, इसके बीच में कितना आपका 72। ठीक, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं दोस्तों एग्जाम में, इसलिए ये क्वेश्चन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है। ऐसे ही सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंसेस पर बेस्ड हमेशा दोस्तों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, यानी कि आपकी कैपेसिटर है उसमें जो एनर्जी है वो कौन सी फॉर्म में स्टोर्ड रहती है, चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, पोटेंशियल, क्योंकि हम पोटेंशियल टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो एक कैपेसिटर के बीच में आपकी जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडी R1 एंड R2 आर इक्वली चार्ज, द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल इज। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। V बराबर मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन R बताया है ना। ठीक, तो आपसे क्या कह रहा है कि दो स्फीयर हैं कंडक्टिंग, एक की रेडियस है R1 और एक की रेडियस है R2, दोनों को इक्वली चार्ज किया, यानी कि दोनों में आपका चार्ज क्या है, सेम है। ठीक है, तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले वाले का पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, और टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडी द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा भाई Q अपॉन R1, क्योंकि चार्ज दोनों में सेम है, और ऐसे ही V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R2। ठीक, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आपने क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। तो भाई V1 अपॉन V2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच जाएगा भाई R2 अपॉन R1। तो R2 अपॉन R1 इसका राइट आंसर है, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। V बराबर होता है 1/4πε0 Q अपॉन R, Q यहाँ पर है कांस्टेंट। ठीक, इक्वली चार्ज है, तो आपने क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल निकालना है, तो क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 ड्रॉप्स ऑफ मर्करी आर चेंज साइमल्टेनियसली टू द सेम पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट, what will be the potential if the charge drops are made to combine to form a one large drop। ठीक है, ये आपसे कह रहा है कि दोस्तों आपके पास 27 ड्रॉप्स हैं मरकरी की। ठीक है, जो कि फॉर्म होती है किसकी फॉर्म में, स्फीयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिनका सबका पोटेंशियल क्या है, सेम है। पोटेंशियल कितना है इनका दोस्तों, 10 वोल्ट। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि इनको जब कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी गई। ठीक है, ठीक, what will be the potential if all the charge drop are made to combine to form of one large drop। एक लार्ज ड्रॉप में बदल दिया तो भाई तब इनका पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। आपकी 27 आपकी छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं मरकरी की। ठीक है, उनको उनका पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, तो उन जब 27 ड्रॉप्स का मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बना दी जाएगी तो उसका आपने पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, चलिए मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, क्योंकि आपकी छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, इनकी मान लेते हैं रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, इसकी मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, दोनों के दोनों आपके क्या हैं, स्फीयर हैं। तो अब आपने किया क्या है कि भाई दोनों को, सारी ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक बड़ा स्फीयर बनाए। इसका मतलब है कि दोनों के वॉल्यूम आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, वॉल्यूम, इसका पहले आप वॉल्यूम निकालिए और इसका वॉल्यूम निकालिए। बताइए इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 27, क्योंकि 27 ड्रॉप्स हैं तो 27 इंटू कितना होता है एक स्फीयर का वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि आपकी स्मॉल आर है इसकी रेडियस, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि जो इसकी रेडियस है आपकी, क्यों, क्योंकि भाई इन्हीं ड्रॉप से ये ड्रॉप बनी है, तो वॉल्यूम तो सेम होने वाला है। तो यहाँ से सब कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो आर, देखिए जो कैपिटल आर बराबर है वो थ्राइस ऑफ आर आ जाएगा, यानी कि जो कैपिटल आर है वो, यानी कि जो बड़े स्फीयर की रेडियस है
वो छोटे स्फीयर की रेडियस की 3 टाइम्स है। पहले तो आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हमें निकालना पड़ेगा पोटेंशियल, ठीक। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल, आपको जो इनिशियल पोटेंशियल है, फॉर्मूला क्या होता है पहले ये लिख लीजिए, 1/4πε0 Q/r, ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि आपको दे रखा है कि हर ड्रॉप का पोटेंशियल आपका कितना है, 10 है, जो इनिशियल पोटेंशियल था, ठीक है ना। तो यानी कि देखिए क्या हो जाएगा भाई, Q बराबर, तो यहाँ से आप चार्ज अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, V इंटू R इंटू 4πε0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपका यहाँ चला गया, ठीक। अब दोस्तों आपको क्या दे रहा हुआ है कि भाई जो चार्ज है, जो V है वो कितना दिया हुआ है दोस्तों, 10, ठीक है। 10 इंटू कितना हो जाएगा, 4πε0 इंटू R। ये तो किसका निकला, एक का, ठीक है। ये निकला किसका, एक का, क्योंकि आपके पास कितने हैं टोटल, ये आपके पास टोटल कितनी है, 27 आपके पास ड्रॉप थी, ठीक है। 27 आपके पास क्या है, ड्रॉप्स हैं, ठीक। तो जो 27 का, ये तो एक का चार्ज आया, तो भाई जो 27 का कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल 27 इंटू एक का चार्ज, 10 इंटू 4πε0 इंटू R, ठीक हो गया। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों आपका किसका, चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ 27 मर्करी ड्रॉप्स, ठीक है। अब हम कहाँ से निकालते हैं, अब यहाँ से निकालेंगे टोटल चार्ज। अब देखिए दूसरे वाले का पोटेंशियल मान लेते हैं V2, ठीक है। इस वाले का हमने क्या मान लिया, V1 माना, तो ये कितना था, 10 था। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, जो बड़ी वाली ड्रॉप है उसका क्या हो जाएगा, 1/4πε0, और इसमें जो आपका चार्ज है वो आपका कितना है, मान लेते हैं इसको, कितना, जितना भी रहेगा Q टोटल, ठीक, या QT मान लीजिए, अपॉन कितना हो जाएगा भाई, आपका रेडियस इसकी कितनी है, कैपिटल R, ठीक हो गया। तो यहाँ से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई Q टोटल बराबर V2 इंटू 4πε0 इंटू कैपिटल R, ठीक है भाई। तो एक चार्ज तो यहाँ से निकल गया, आया समझ में। कहने का मतलब ये है कि आपने एक चार्ज तो यहाँ से निकाला 27 ड्रॉप्स का, ठीक, और उसके बाद जो उन सारी ड्रॉप्स को कंबाइन कर दिया, उनका चार्ज, यानी कि जो एक स्फीयर बना उसका चार्ज निकाल दिया। अब ऑफ कोर्स ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। क्यों होंगे सेम, क्योंकि भाई ये आपके क्या है, 27 ड्रॉप्स का जो चार्ज है, ठीक, और जो आपका उससे बना सिंगल स्फीयर का जो चार्ज है, वो दोनों के दोनों तो इक्वल होने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, हम यहाँ से दोनों को इक्वल कर देंगे। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोनों को जब मैं इक्वल कर दूंगा तो ये हो जाएगा भाई V2 इंटू 4πε0 इंटू R बराबर हो जाएगा 27 इंटू 10 इंटू 4πε0 इंटू स्मॉल r। तो ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से देखिए V2 बराबर, देखिए R और स्मॉल r के बीच में रिलेशन हमने निकाला था, थ्राइस टाइम ऑफ R था। बताया था ना कि जो बड़े स्फीयर की रेडियस है वो छोटे वाले की 3 टाइम्स है। तो भाई R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 नंबर होता है 27, तो यानी V2 बराबर हो जाएगा 90 वोल्ट। तो 90 वोल्ट इसका राइट आंसर है कि जो दोस्तों जो नया जो आपका स्फीयर बनेगा, जो बड़ी वाली जो ड्रॉप होगी, उसका जो स्फीयर का जो उसका पोटेंशियल होगा दोस्तों, वो कितना होगा, 90 वोल्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना था, आपके पास जो 27 ड्रॉप्स थी उनको आपने कंबाइन किया, एक बड़ा स्फीयर बना है। जो पहले सबसे पहले आप 27 का वॉल्यूम निकालिए और उसको बराबर रख दीजिए बड़ी वाली ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर। तो आपके पास एक रिलेशन आएगा दोनों की रेडियस के बीच में, ठीक है, जो दोनों की रेडियस के बीच में ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अब आपने दोस्तों क्या करना है, अब आपने निकालना है चार्ज। जो 27 ड्रॉप्स का चार्ज है, ठीक, वो आपने निकाला। वो कैसे निकलेगा, आप ये जो फॉर्मूला है उसकी मदद से निकाल लीजिए। पहले आप एक ड्रॉप का चार्ज निकालिए, उसके बाद आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 27 कर देंगे, तो आपका टोटल चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या किया, जो स्फीयर है उसका चार्ज निकाला। स्फीयर का जो चार्ज है वो भी आपका क्या होगा, टोटल चार्ज के बराबर होगा, क्योंकि वो जो ड्रॉप है वो सारी ड्रॉप से मिलकर बनी है। अब आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा भाई, V निकल कर आ जाएगा। यानी कि जो आपका बड़ा वाला स्फीयर जो बना है, कंबाइंड ड्रॉप जो बनी है, उसका पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीई ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ थीटा इज। पीई का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा आपको बताना है। देखिए मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला बताऊं तो दोस्तों वो ये होता है, वो होता है माइनस पी डॉट ई। ठीक है, पी डॉट ई, इसको आप चाहो तो चलो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो इसको यू से दिखा लेते हैं। तो माइनस पी डॉट ई, पी यहाँ पर क्या है आपका दोस्तों, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और ई स्टैंड फॉर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, पी डॉट ई हो जाएगा पी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो जो पी ई कॉस थीटा है, आप ये बताइए इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, यानी कि ये जब आपका दोस्तों कॉस थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, -1। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू -1 से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये दोस्तों इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, कब होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई के बराबर होगी। तो यहाँ पर से दोस्तों राइट आंसर क्या निकल कर आएगा, ये आएगा आपका थीटा बराबर, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, सो द पीई ऑफ यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा इक्वल्स टू पाई, यानी कि जो वैल्यू है थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, पाई के बराबर होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला, ये होता है माइनस पी डॉट ई। इसको आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे। ठीक है, स्मॉल पी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन -6 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 18 सेंटीमीटर विल बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क कितना चाहिए टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू, आपके जो ये 6 माइक्रोकूलम और आपका जो -4 माइक्रोकूलम है, इनके दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है, आपको उसको इंक्रीज करने के लिए कितना वर्क डन की आवश्यकता होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको किस तरह से करेंगे, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है दोस्तों वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई यू एफ माइनस यू आई, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आप कुछ मत करिए, आप क्या करिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालिए दोनों केसेस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई वो 6 सेंटीमीटर में था तो वो क्या हो जाएगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो वो कितनी हो जाएगी, ये होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये दोस्तों इसका फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर हम इसमें रखें तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू, अब देखिए जो चार्ज हैं, चार्ज आपके क्या क्या हैं, एक है 6 माइक्रोकूलम, एक है 6 माइक्रोकूलम और एक है आपका कितना, 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, अब आप इसको माइक्रोकूलम को कन्वर्ट कर दीजिए 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ अपॉन, इसके बाद देखिए इसमें जो कितनी है, आर कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर को भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, यानी कितना हो जाएगा 10⁻²। ठीक हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए, 6 से 6 कटेगा, 9 चक्को हो जाता है 36 इंटू, देखिए 10⁻, ये हो जाएगा 10⁻9, ये हो जाएगा 10⁻11 इंटू 10⁻12, दैट इज़ 36/10, यानी कि 3.6 जूल ये आ जाएगा। ठीक है, किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है, माइनस है। ओके, तो ये तो आपकी आ गई इनिशियल, यानी कि यू आई। इसी तरह से आप क्या निकालेंगे दोस्तों, फाइनल। तो फाइनल में आपका क्या हो जाएगा, यू फाइनल बराबर अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी कि 9 × 10⁹ इंटू, इसके बाद यही रहेगा क्योंकि आपके ये हो जाएगा -6 इंटू 4 इंटू 10⁻12। ओके, वही आपकी प्रोसेस रहेगी, बस नीचे की जो डिस्टेंस है वो आपकी सेम चेंज हो जाएगी। अब कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर को आप क्या लिखेंगे, 18 इंटू 10⁻²। ठीक हो गया। तो बस इसको सॉल्व करिए, 2 9 दूनी 18 होता है, 2 3 6, 3 चक्को होता है 12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -1.2 जूल आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि उसी तरीके से आएगा। ठीक, तो ये हो गई दोस्तों आपकी यू एफ। सो अभी हमने दोस्तों पढ़ा कि भाई जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, यू एफ माइनस यू आई। सो दैट विल बी -1.2 जूल माइनस कितना है ये हमने निकाला था 3.6। तो माइनस
3.6, ठीक। तो माइनस माइनस का हो जाना है प्लस, 3.6 में से आपने 1.2 को माइनस करेंगे तो ये आपका दोस्तों आ जाएगा 2.4 जूल। तो 2.4 जूल इसका राइट आंसर होगा। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट इट एक्सेलरेटेड थ्रू एन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों, इसको आप Q इंटू वी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जो U होता है वो होता क्या है, जो U बराबर होता है डेल्टा W। अब जो W होता है वो क्या होता है दोस्तों, W अपॉन Q बराबर किसके होता है, V के। तो जो U है वो Q इंटू वी की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अभी क्या हो जाएगा भाई, Q की जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा E इंटू वी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आपको कह रखा है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में जो आपका दोस्तों जो चार्ज होता है वो कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और इसको दोस्तों कितना दिया गया है, 1 वोल्ट का आपको कह रखा है भाई एक्सलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का इसको आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो U बराबर आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना हो जाएगा, जूल। तो दिस इज द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक। यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा कि U को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, जैसे कि अभी हमने बताया था कि जो वर्क होता है, वर्क आपने बताया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमने दोस्तों बताया था। तो जो आपको पता है कि जो वर्क होता है, वर्क को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं V अपॉन Q, ठीक है ना। जो आपका जो V होता है वो क्या होता है, वर्क अपॉन Q। जैसे कि आपको अभी मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लेके उस पॉइंट पर लाने में जो किया गया कार्य होता है या वर्क होता है, उसी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल बोला जाता है। तो यहाँ से W की जगह पे आपने क्या रख देना है, V इंटू Q रख देना है, यानी कि QV आपने रख देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अ बर्ड सिटिंग ऑन अ हाई पावर लाइन। जब एक बर्ड हाई पावर लाइन में होती है तो क्या होगा, गेट किल्ड इंस्टेंटली, गेट्स अ माइल्ड शॉक, गेट्स अ फेटल शॉक, या फिर इट इज़ नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखिए इसका राइट आंसर है इज़ नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली उनको क्या होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब इसके रीज़न दोस्तों क्या है कि अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा अलग अलग दिए गए हैं। और अगर हम बात करें अपने टॉपिक के बिहाफ में, तो टॉपिक के बिहाफ में ये माना जाता है कि दोस्तों कि जब जो बर्ड होती है वो आपकी इसमें इसको कोई भी इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो उसके लेग्स होते हैं, ठीक है, ये वायर है, ये वायर में जो इसके लेग्स हैं दे आर एट अ सेम पोटेंशियल। जब ये दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल में रहेंगे तो करंट क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता है कि भाई जब करंट होता है, करंट के फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल में डिफरेंस होना आवश्यक होता है। जब एक पोटेंशियल और दूसरे पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तभी जाके क्या होती है, करंट फ्लो करती है। अगर दोनों सेम पोटेंशियल पर है तो करंट फ्लो नहीं करेगी। तो उस कारण से दोस्तों ये जो बर्ड है वो आपकी क्या होती है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली, कि उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता जब वो हाई पावर लाइन में होती है। दूसरा वैसे जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और या फिर हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी जो इसकी डेफिनेशन बताई गई है वो ये है कि इसमें अर्थिंग का ना होना भी एक बताया गया है, ठीक है। कि जब आपकी जो बर्ड होती है जो पावर लाइन में बैठती है उसको शॉक इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमेशा वे ढूंढती है ग्राउंड में जाने का, ठीक है। जब हमें शॉक क्यों लगता है, जब आपने देखा होगा कि जब आप नंगे पाँव जाते हैं और आप किसी वायर को टच कर ले तो आपको करंट लगता है। तो इससे होता क्या है, एक्चुअली कारण क्या होता है, उसका कारण होता है अर्थिंग, ठीक है। क्योंकि आपसे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, अर्थिंग में चला जाता है, तो फिर उससे क्या होता है, फिर आपको शॉक लगता है, ठीक। तो होता क्या है कि जब बर्ड जब किसी ऐसी हाइपर लाइन में जब बैठी रहती है तो वो कहीं पर भी ग्राउंड को टच नहीं करती और कहीं पर भी उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं रहता ग्राउंड से। सो
जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, पावर लाइन में ही स्टे करती है, और इस कारण से जो बर्ड होती है उसको कोई भी शॉक नहीं लगता। तो ये भी दोस्तों एक रीज़न है, माना गया है। तो मुझे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये वाला लगता है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। तो पोटेंशियल डिफरेंस ना होने के कारण इसमें जो इसको जो चार्ज है वो फ्लो नहीं करता, चार्ज फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो नहीं करती, तो ऑफकोर्स क्या होगा, वहाँ पर उसको करंट नहीं लगेगा। ये मुझे ज़्यादा बेटर रीज़न इसका लगता है। लेकिन फिलहाल आप इसका आंसर याद करिए कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली। इसके बाद अगला, चूज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की आपको SI यूनिट को चुनना है, जूल, कूलाम, न्यूटन पर कूलाम या फिर एनर्जी। अब देखिए क्या है ये एनर्जी, आगे से एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है, जूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल हो जाएगा। ये आपने ध्यान में रखना है, कभी के बाद हमसे गलती हो जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो जहाँ से एनर्जी आ गई तो उसकी SI यूनिट क्या होगी, जूल ही होगी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ व्यूड एज अ स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6408 किलोमीटर इज। ठीक, आपको बताना है कि जो कैपेसिटेंस होगा अर्थ का, जिसको कि हम एक स्फेरिकल कंडक्टर की भांति देख रहे हैं, और उसकी रेडियस आपकी कितनी है, 6408 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4πε0k × r। ठीक है, यहाँ पर आपका r किसको रिप्रेजेंट करेगा, अर्थ की रेडियस को। ठीक है, अब जो k है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसको हम मान लेते हैं 1। ठीक है, वैक्यूम की कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, 4πε0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो इसकी हो जाएगी 1/9 × 10⁹। ठीक है, इनटू, देखिए अब r रेडियस है, रेडियस आपको कितनी दे रखी है दोस्तों, ये दे रखी है 6408 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनटू कितना हो जाएगा, 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 6408 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻3/10⁹, दैट इज 10⁻⁻6। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, तो 9 सत्ते होता है 63, और कितना बचेगा, 1। ठीक, तो 1 9 एकम 9, और फिर बचेगा 1, 9 दूनी 18। तो 712 इंटू 10⁻⁻6 क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा फेरेड में। ठीक, और तो या फिर इसको क्या ले सकते हैं, 712 माइक्रोफेरेड, क्योंकि 10⁻⁻6 है ना। तो यहाँ से इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 712 माइक्रोफेरेड। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF E हैविंग सम इंटरनल रेजिस्टेंस आर द पोटेंशियल अक्रॉस द सेल। आपको बताना है। ठीक, आप इसको फिगर से समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके पास ये दोस्तों, आपके पास एक कैपेसिटर है, इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल। ठीक है, ये आपका एक सेल से कनेक्टेड है। ठीक, और इसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक, कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल r। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि सम इंटरनल रेजिस्टेंस, सो द पोटेंशियल अक्रॉस द सेल, जो ये पोटेंशियल अक्रॉस द सेल है v, उसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी। ठीक, देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब आपका, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि पोटेंशियल में ड्रॉप आ जाता है। ठीक है, तो जो EMF है उसमें से दोस्तों आपका क्या होता है, इससे माना बहने वाली करंट अगर I है, तो भाई जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो दोस्तों कितना हो जाता है, IR। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि E में से IR क्या होता है, माइनस हो जाता है, दैट इज V। तो V प्लस IR बराबर एक्चुअली क्या होता है, E के बराबर होता है। तो यहाँ पर से आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो सेल के अक्रॉस में, जो यानी कि जो सेल होगा, वो जो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस प्लेट होगा, वो आपका क्या होगा, एक्चुअली E से कम होगा। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है, तो पोटेंशियल अक्रॉस द सेल विल बी, एक सेकेंड, द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द सेल ऑफ EMF E हैविंग सम इंटरनल रेजिस्टेंस, द पोटेंशियल अक्रॉस द सेल इज। ओके, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा मैं आपको सही से बता दूँ। वैसे तो दोस्तों ये आपका जो होता है पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग होगा। देखिए इसमें क्या है कि पोटेंशियल अक्रॉस द ई, अब होता क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो उसके कारण होता क्या है कि भाई थोड़ा सा पोटेंशियल आपका क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि ये फुल्ली चार्ज होगा, ठीक है,
अगर ये फुली चार्ज है तो उस केस में क्या होगा कि भाई जो करंट है इसके बीच से बहने वाली वो शून्य हो जाएगी। ठीक है, फुली चार्ज के केस में आपका होता है क्या, मैंने आपको पहले बताया है कि एक सेकंड, मैं इसको मैं इसको एक बार मैं थोड़ा चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने चेक किया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुई है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर होना चाहिए था व्हेन इट इज़ फुली चार्ज्ड। ठीक है, व्हेन इट इज़ फुली चार्ज्ड। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ, व्हेन इट इज़ फुली चार्ज। तो आपको निकालना था कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है, अक्रॉस द कैपेसिटर। अब इन्होंने यहाँ पर सेल लिख दिया ना, तो थोड़ा इससे कन्फ्यूज़न हो गया। तो मैंने दोस्तों आपको जैसे पहले ही बताया, जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल सही था। देखिए, जब आपका कैपेसिटर होता है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है, और वो कनेक्टेड होता है तो इसकी अक्रॉस में जो पोटेंशियल होगा वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, वो ऑफकोर्स क्या होगा, E माइनस ई आर के बराबर होगा। तो E माइनस ई आर के बराबर हो जाएगा तो भाई V की वैल्यू क्या होगी, लेस देन ई हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है कि जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो E से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर कंडीशन दे रखा थी कि भाई व्हेन इट इज़ फुली चार्ज। अब दोस्तों जब ये फुली चार्ज है, कौन, ये कैपेसिटर अगर फुली चार्ज है तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता है, क्योंकि इससे बहने वाली जो करंट है वो आपकी जीरो हो जाती है, और उस केस में क्या होता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी कंडीशन नहीं आती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा जीरो। तो इस केस में E और V क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो उस केस में दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए था। तो इस केस का दोस्तों यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आप इस क्वेश्चन को का मतलब जो हम इसमें टॉपिक बता रहे हैं आप उसको समझिए, इस क्वेश्चन को छोड़िए, क्वेश्चन अपने आप में गलत है। जो मैंने आपको बताया आप उसको ध्यान में रखना है कि हमेशा ध्यान में रखना कि जब आपका कैपेसिटर कनेक्ट होता है किसी आपकी बैटरी से जिसका EMF E है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है जिसके कारण से यहाँ पर जो मिलने वाली वोल्टेज है वो आपकी इससे कम होती है। ठीक है, जितनी कम होती है यानी कि E माइनस वी, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो वो किसके बराबर होती है, I इंटू आर, जो I का मतलब है जो इसमें करंट बह रही है इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक, और जहाँ से अगर ये आपका जो I है अगर वो ज़ीरो हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, E और V क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वो किस केस में होता है कि जब ये आपका क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, फुल्ली चार्ज होता है। ठीक है, तो फुल्ली चार्ज होता है यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि पोटेंशियल इसका सेम होता है। तो पोटेंशियल अगर दोनों पॉइंट्स का अगर सेम है तो देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो नो करंट विल बी फ्लोड। तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखना, बाकी इस क्वेश्चन को छोड़े, गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन, एक चार्ज है वो आपका लो से हाई पोटेंशियल रीजन में जाता है तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये वो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, रिमेन सेम होगी, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अब दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अभी U बराबर होता है Q इंटू वी, बताया था ना, U बराबर Q इंटू वी। तो अगर आपने दोस्तों चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो भाई Q इंटू डेल्टा वी ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, Q इंटू डेल्टा वी की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन द पोटेंशियल। अब ये हायर पोटेंशियल से मतलब लोअर से हायर में जा रहा है। ठीक, तो भाई इसका मतलब है कि आपका पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट कर रहा है लो से हाई, तो ये आपका दोस्तों क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक, और एज वेल एज ये भी आपका दोस्तों क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, तो इससे साफ साफ पता लगता है कि ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आया, तो इंक्रीज होगी, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी एंड द प्लेट सेपरेशन ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज विदाउट रिमूविंग द बैटरी, देन क्या होगा। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपका एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये आपका कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी, और जो ये प्लेट का सेपरेशन है दोस्तों वो आपका मान लेते हैं इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, जो प्लेट का जो सेपरेशन है वो कितना इंक्रीज़ कर दिया, मान लेते हैं ये ऐसे इंक्रीज़ कर दिया। ठीक, तो क्या होगा आपको बताना है कि भाई इस केस में होगा क्या, मतलब कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, चार्ज स्टोर विल इंक्रीज, एनर्जी स्टोर विल डिक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज। तो देखिए मैं आपको सीधे सीधे सॉल्यूशन बताता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि भाई होगा क्या। जैसे कि हम दोस्तों जानते हैं U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, दिस इज
U मतलब आपकी दोस्तों जो एनर्जी है, जो एनर्जी स्टोर्ड है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, हाफ CV²। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसमें कई सारे फॉर्मूला हैं, आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक, इसके बाद दोस्तों जैसे कि जो C होता है, C का एक और फॉर्मूला होता है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, A ε0/d। व्हाट इज डी? डी इज द सेपरेशन, जो इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है ना, ε0 इज अ परमिटिविटी, ए आपका एरिया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान में रखना कि जो C है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है D के। कहने का मतलब ये है कि अगर D की वैल्यू बढ़ेगी यानी सेपरेशन बढ़ेगा तो भाई कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो U है, U क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के। साफ साफ देख सकते हैं U इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब ये है कि C की वैल्यू बढ़ेगी तो U बढ़ेगा, C की वैल्यू कम होगी तो U कम हो जाएगा। तो भाई यहाँ से आपका क्या ऑप्शन सही बैठता है बताइए। देखिए, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, नहीं, कैपेसिटेंस तो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपकी डिस्टेंस बढ़ गई। ठीक है, चार्ज स्टोर्ड विल इंक्रीज, नो, एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी वो आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के कैपेसिटेंस के, और जो कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। यानी कि जो सेपरेशन डिस्टेंस है, जो दो कैपेसिटर के बीच की जो डिस्टेंस है, प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है कैपेसिटर में, उसके क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, ऐसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फिर से, और हमने एक तरीके से इस तरह का क्वेश्चन अभी किया भी है, और फटाफट आप करेंगे। देखिए, 2 कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद बैटरी ऑफ PD, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दे रखा है, द PD अक्रॉस 3 μF एंड 6 μF। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट देखिए इसको करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि 2 कैपेसिटर है आपका, ये आपके 2 कैपेसिटर है, इनको सीरीज में जोड़ा गया है, एंड दे आर कनेक्टेड विथ आपके पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। ठीक है, और ये आपका कितना दे रखा है, 3 माइक्रोफेरेड, और ये आपका कितना दे रखा है, 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले ये दोनों के दोनों सीरीज़ में है, ये इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इनका नेट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। नेट के लिए मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो नेट क्या होता है भाई, नेट होता आपका C बराबर C1 प्लस C2 हो जाता। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा, 6 3 18, 18/9, यानी कि आपका कितना आ गया दोस्तों, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 आपका क्या है दोस्तों, नेट कैपेसिटेंस है, ये आपका क्या है, नेट कैपेसिटेंस है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज। तो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q बराबर क्या होता है, C × V, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो नेट है। ठीक, तो यहाँ से Q जो गुजरने वाला चार्ज है वो निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2, और इसमें दोस्तों ये आपका कितना है, आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी लगी हुई है, वो आपकी लगी हुई है V12। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। ठीक है, 24 कूलम। ठीक, 24 माइक्रो कूलम कह सकते हैं, माइक्रो कूलम, ये आपका दोस्तों आ गया 24 माइक्रो कूलम। ठीक, अब आप देखिए यहाँ से 24, ये आपका जो चार्ज है Q 24 माइक्रो कूलम का, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है। अब मैं डायरेक्टली निकालूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका 24 जा रहा है चार्ज, एक सेकंड में इसको थोड़ी दूसरी पेन ले, यहाँ से देखिए 24 जा रहा है, यहाँ से भी 24 जा रहा है। दोनों चीज़ें आपको पता है, क्या क्या पता है, एक तो आपको यहाँ से गुजरने वाला चार्ज पता है और इसके अलावा C पता है। तो भाई आपको पता है कि भाई Q बराबर क्या होता है, C × V, तो आपको V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। ठीक है भाई, तो यहाँ का आपने निकालना है तो यहाँ का Q/C करना पड़ेगा। यहाँ का चार्ज कितना है, 24/C, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 8। यहाँ वाले का कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ का निकालेंगे Q/C, तो यहाँ का भी कितना हो जाएगा भाई, 24/6, तो 4। ठीक हो गया, तो कितना आ गया दोस्तों, 8 और 4 वोल्ट। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, 3 वाले का और 4 वाले का। ठीक है, तो ऐसे ही करके दोस्तों हम इसको निकालते हैं। अब आपको जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसी तरह से करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, नेट निकालेंगे। नेट भी कैसे करेंगे, फटाफट करेंगे। कैसे भाई, 3 और 6 है तो भाई 3 × 6/3 + 6, ऐसे करके फटाफट करोगे। ठीक है, उसके बाद आपने निकाल लिया, फिर यहाँ से आपने Q निकाल लिया। Q के बाद फिर आप क्या करो, फिर इस पद इसका निकालना है, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इसका
इस पे गुजरने वाला चार्ज बट्टे इसका कैपेसिटेंस, इस पर गुजरने वाला चार्ज इसका कैपेसिटेंस। तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको निकालेंगे तो फटाफट आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको आधा मिनट भी नहीं लगता सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 425 माइक्रोकूलम, ये एफ नहीं होगा, माइक्रोकूलम इज रिमूव्ड फ्रॉम फुली चार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 8.5 माइक्रोफेरेड, इट्स पोटेंशियल विल बी लोअर्ड बाय। ठीक, आपने क्या किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज है 425 माइक्रोकूलम का, उसको रिमूव कर दिया फ्रॉम अ फुली चार्ज कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना है, यानी कि उसकी धारिता कितनी है 8.5 माइक्रोफेरेड है। आपने क्या कर दिया, उसमें से 425 माइक्रोफेरेड चार्ज को रिमूव कर दिया, तो उसका पोटेंशियल में कितनी कमी आएगी ये आपको बताना है। देखिए अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला Q बराबर क्या होता है, C इंटू V, आप इसको मान लीजिए। ठीक, ये मान लेते हैं कि भाई इनका इनिशियली इनका चार्ज यही है और पोटेंशियल भी यही है। अब क्या किया दोस्तों, आपने Q में से कितना माइनस कर दिया, 425 माइक्रोकूलम बराबर कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल कितना हो गया, V माइनस V0 हो गया, क्योंकि आपको V0 की वैल्यू निकालनी है ना। तो भाई V0 इसका क्या हो गया, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V0 कम हो गया, तो भाई जो नया पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V माइनस V0। तो भाई Q माइनस 425 बराबर हो जाएगा C इंटू V माइनस C इंटू V0। ठीक है, नाउ वी नो दैट कि भाई जो Q की वैल्यू होती है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दैट इज CV, तो भाई ये CV माइनस 425 बराबर हो जाएगा CV माइनस CV0, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से माइनस भी कट जाएगा, तो भाई जो CV0 बराबर है वो हो जाएगा 425। सो V0 बराबर हो जाएगा 425 डिवाइडेड बाई C। अब C की जो वैल्यू है दोस्तों वो आपको दे रखी है कितनी, 8.5, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा भाई 8.5। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 10, 85 इसको मान लेते हैं। अब काटिए, देखिए ये हो जाएगा भाई 17 और 5 दूनी होता है 10। अब देखिए ये क्या कटता है, देखिए एक सेकेंड, इसको काटना था ना, हाँ 5 दूनी 10 हमने इसको काट दिया है। तो यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 17 कम 17, 17 दूनी होता है 34, डायरेक्टली काटिए, 17 दूनी होता है 34, और कितना बचेगा दोस्तों, ये बच जाएगा आपका 8। ठीक है, तो 8 85, तो 17 पंजे होता है 85, तो 25 इंटू 2 यानी कितना हो गया भाई 50 वोल्ट। ठीक, तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 वोल्ट। ठीक है भाई, आप इसको ढंग से काट सकते हैं। देखिए 17 कब 17 34, 17 51 होता है, 17 नहीं 34 हो गया भाई, यहाँ पर कितना बचेगा 8, तो 85, 17 पंजे होता है 85। ठीक, तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो 50 वोल्ट इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा, तो इट इज़ लोवर्ड बाय 50 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक बीइंग K, and if the initial capacity is C then the new capacity will be। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि आपने एक दो कैपेसिटर हैं, इनके बीच में आपने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। ठीक है ना, मतलब आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक आपने प्लेस कर दिया, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जो इनिशियल जो कैपेसिटर था वो आपकी कैपेसिटेंस आपका कितना था, C था, तो आपको बताना है कि जो नया वाला है वो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो भाई जो इनिशियल कैपेसिटेंस मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D के बराबर होता है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब होगा क्या कि जब आप दोस्तों इसके बीच में अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को प्लेस कर देंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए अब आप दोस्तों जो कैपेसिटेंस की हम बात करेंगे दोस्तों, ये दो पार्ट्स में आपका बट जाएगा। किस तरह से बटेगा, देखिए जैसे कि आपका एक हो गया, एक सेकेंड, देखिए यहाँ तक तो ठीक है। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक तो होगा आपका दोस्तों C1 जो कि होगा विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और एक होगा दोस्तों आपका C2 जिसमें आपका क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक होगा।
ठीक है ना, यानी कि बीच में आपका एक डाइलेक्ट्रिक होगा। ठीक, तो इस केस में क्या हुआ, बस आपने क्या किया दोस्तों, जो इनके बीच का जो एरिया था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों कि भाई जो C1 है, C1 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन 0 A अपॉन A की जगह पे क्या हो जाएगा A/2 ट्वाइस ऑफ D, मतलब सॉरी D। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों अगर आप C2 निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी एप्सिलॉन 0 A/2 अपॉन D, और साथ में क्या हो जाएगा भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो टोटल इनके बीच का कैपेसिटेंस होगा C की जो वैल्यू होगी वो दोस्तों वो क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम। ठीक है, यानी कि जो इनके बीच का नेट कैपेसिटेंस होगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन 2D प्लस एप्सिलॉन 0 A अपॉन 2D इंटू K। ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन 0 A अपॉन D को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगा आपका, और साथ में 1/2 भी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाएगा K+1। ठीक है, तो ये जो दोस्तों वैल्यू है ये तो आपकी क्या है, C की वैल्यू जो पहले थी, तो ये जाएगा भाई C/2 K+1। तो जो नया आपका कैपेसिटेंस होगा वो आपका किसके बराबर होगा, K+1/2 इंटू C। ठीक है, यानी कि C वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर आपने क्या किया कि भाई आपने इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया है। ठीक है, तो जब आपने इसको डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, एक होगा C1 और एक होगा C2। C1 यानी कि इनके बीच का जो A है वो भी क्या होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और फिर आप इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक, तो इस तरह से C1 और C2 की वैल्यू को आप निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका नया वाला कैपेसिटेंस आ जाएगा, यानी कि नई कैपेसिटी आ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेरेड ईच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफेरेड विल बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको कैसे करेंगे, देखिए मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड। ठीक, कितने कैपेसिटर रिक्वायर्ड होंगे कि ताकि हमें 5 माइक्रोफेरेड का नेट कैपेसिटेंस मिले। ठीक, अब दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए आप सोचिए कि भाई जो 2 माइक्रोफेरेड है, अगर आप 2 माइक्रोफेरेड की बात करेंगे दोस्तों, अगर आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो भाई उनका सम हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड प्लस 2 माइक्रोफेरेड, यानी कि 4 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा अगर आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको इस कॉम्बिनेशन में जोड़े, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े, तो जो नेट कैपेसिटेंस है वो निकल के कितना आएगा, 1। तो 1 को अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो एक्चुअली कितना हो जाएगा दोस्तों, वो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके यहाँ से 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और यहाँ से 2 माइक्रोफेरेड, यानी कि आपको 4 ऐसे कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ेगी, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर, जो कि आपको 5 माइक्रोफेरेड का क्या देंगे, आपको नेट कैपेसिटेंस देंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जैसे हमने क्या किया, ऐसे ये। ठीक, 2 को हमने किस में जोड़ दिया, सीरीज में, ये। ठीक है, 2 को हम क्या करेंगे, सीरीज में ऐड करेंगे, और उसके बाद 2 को हम कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, पैरेलल, ये। ठीक है, 2 को हम क्या जोड़ेंगे, पैरेलल, ये 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, ये। ठीक, तो अब क्या होगा, इन दोनों का जब हम निकालेंगे, इन दोनों का जब दोस्तों हम निकालेंगे तो इसका तो आएगा कितना, 4, इसका आ जाएगा भाई 4 माइक्रोफेरेड, इसका तो आ जाएगा भाई 4 माइक्रोफेरेड, ये। ठीक है, और इनका निकालेंगे तो इसका कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1। ठीक हो गया, ये आपका 1 आ गया। ठीक, एंड एट द सेम टाइम ये दोनों भी आपके किस में है दोस्तों, ये आपके क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक, ये दोनों अगर पैरेलल होंगे तो ये पैरेलल हो जाएगा, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 5। ठीक, तो यहाँ पर आपको दोस्तों इस तरह से इनको कंबाइन करना पड़ेगा, यानी कि 2 को आपने सीरीज में रखना पड़ेगा, 2 को आपने पैरेलल में रखना पड़ेगा, और इन दोनों को आपस में क्या रखना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों आपका ये सही आएगा। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों इसको किया जाता है। ठीक, आई होप कि आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना आता होगा, सीरीज क्रम में और पैरेलल क्रम में निकालना आता होगा। तो कैसे निकाला भाई, दोनों का आपने क्या किया है, यहाँ पर तो दोनों क्या है, पैरेलल हैं, यहाँ पर दोनों सीरीज में है, दोनों का नेट निकाला, और फिर ये जो दोनों आएंगे इसका C1 और C2 मान लेते तो दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो इनका सम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which remains connected to the battery then the charge on the plate relative to earlier charges। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आपके पास एक कैपेसिटर है, इसके बीच में जब आप एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा। ठीक, यानी कि जो इसमें जो चार्ज था उसमें कमी आएगी या फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्या होगा। इसमें सिंपल सा इसका बीच में लॉजिक है दोस्तों, जब आप इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्रोड्यूस करते हैं तो इससे क्या होता है कि इनके जो प्लेटों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज़ हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो कैपेसिटर है वो ज़्यादा चार्ज को क्या कर पाएगा, होल्ड कर पाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इट विल होल्ड मोर चार्ज देन द अर्लियर चार्ज। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज मेजर, यानी कि आपको उसको यूनिट बतानी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसको आप किससे दिखाते हैं, Q अपॉन A से दिखाते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि जो चार्ज की जो क्या होता है कूलाम्स, और एरिया का क्या होता है भाई मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई कूलाम मीटर की पावर -2, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है ना, यानी कि समझ में आया ना, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, चार्ज डेंसिटी। इसके बाद एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, चूज़ द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आपको बताना है कि इसमें से वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी की सारी दोस्तों आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो उसको आपने ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। मेरे से भी लेक्चरर के इंटरव्यू में ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होती है, पॉजिटिव, मतलब सॉरी ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर क्वांटिटी है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपको आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।